ये जिसके भी पीछे लग जाए, जब तक उनकी मौत नहीं हो जाती है, ये इनके साथ ही रहते हैं। ये कहीं भी आपको पकड़ सकते हैं और ये वहाँ पर पाए जाते हैं जहाँ पर कोई नहीं जाता। सुनसान जंगल, सुनसान रास्ते, अजीब से गांव या फिर खेत या बाग। वैसे तो इनको धूम छल्ला बोला जाता है और इंग्लिश में इनको लैचर्स बोलते हैं। धूम छल्ला, पीछा करने वाले। ऐसी एक घटना मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि एक आदमी के साथ घटी। कहते थे कि उसको धूम छल्ला दिखाई देता था। आम भाषा में धूम छल्ला को देखे जाने वाले लोग जिंदा नहीं बचते हैं। हाल ही में कुछ कहानियों में भी इनका जिक्र हुआ है। ये किसी भी तरह से दिखाई दे सकते हैं, किसी औरत के रूप में, किसी बच्चे के रूप में, या किसी ऐसे के रूप में जिनको आप बहुत मानते थे, आपके चाहने वाले के रूप में, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। आमतौर पे लोग इनको देख के डर जाया करते हैं। साफ और सीधी भाषा में इनको हवा भी बोला जाता है, जिसको आम भाषा में लोग बोलते हैं कि किसी के पीछे कोई अजीब सी काली हवा लग गई है या किसी के ऊपर कोई प्रेत का साया है। दरअसल वो धूम छल्ला ही होता है जो उनके पीछे होता है। अलग अलग जगह इसको अलग अलग नाम से भी बुलाया जाता है, लेकिन काम इसका वही रहता है, इंसान की मौत तक उसके साथ रहना। ऐसी ही कुछ घटनाएं मैं आपको बताने वाला हूं, जिसमें एक व्यक्ति को धूम छल्ला दिखाई देता था। वो उसका ही एक परिवार का हिस्सा था जो कि अब मर चुका था। वो एक धूम छल्ला यानी कि एक बच्चे के रूप में वो उस व्यक्ति को दिखाई देता था और अंत में यही हुआ, उस व्यक्ति की मौत हो गई। कहानी काफी छोटी है, लेकिन उसको मैंने अपने रूपांतरण में बताया है। ये घटना महेश नाम के एक आदमी के साथ घटी थी और अब आगे की घटना मैं आपको महेश के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। पूरब जी ने इस घटना को मुझे बिहार से भेजा है और यह घटना पूरब जी के चाचा के साथ घटी थी। उनका नाम महेश था। उनकी मृत्यु काफी ज्यादा जवानी में हो गई थी। 35 से 40 के बीच में ही उनकी उम्र थी, जिसमें एक अजीब तरीके से उनकी मौत हो गई थी, जिसमें डॉक्टर, पंडित या कोई तांत्रिक कुछ भी पकड़ नहीं पाया कि आखिर उससे हुआ क्या था। लेकिन एक तांत्रिक ने बताया था कि यह धूम छल्ले की वजह से मौत हुई है। लेकिन फिर भी उनको उसके पीछे किसने लगाया, वो कहां से उनके ऊपर हावी हो गया, कुछ भी नहीं पता। चाचा जी अक्सर अपने आप में ही कुछ ना कुछ बोला करते थे। हाल ही में उनकी तबीयत कुछ ठीक भी हुई थी। वो आराम से सबसे बात करके अपने साथ घटी घटनाओं के बारे में बता भी रहे थे, जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। घटना 2004 की है। उम्र के इस पड़ाव में आदमी किसी की बात नहीं सुनता है, अपने मन की आता है वही करता है। चाचा जी को शराब पीने की बहुत ही ज्यादा गंदी लत थी। उनके शराब पीने की लत की वजह से उनसे कोई ज्यादा बात भी नहीं करता था, क्योंकि वो अक्सर या तो नशे में रहते थे और जब ठीक होते थे तो वो लड़ाई करते थे ताकि वो और नशा कर सकें। उनकी एक नौकरी थी जिसको उन्होंने छोड़ दिया। शराब पी के वो उस नौकरी पे भी नहीं जाया करते थे। कोई भी छोटा मोटा उनके दोस्त का बर्थडे पार्टी या फिर शादी होती थी तो उसमें वो शराब पी के ही पहुंच जाया करते थे, जिसकी वजह से उनको पारिवारिक फंक्शन में भी बुलाना लोगों ने बंद कर दिया था। यह आदत उनको कहां से लगी इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। सबने काफी ज्यादा छुड़वाने की कोशिश भी की, लेकिन वजह वही, शराब की आदत उनकी नहीं छूटी। एक बार चाचा जी अपने एक दोस्त के साथ किसी पार्टी से लौट रहे थे। उस वक्त रात के करीबन 3 या 4 बज रहे थे। पार्टी से लौटते वक्त उनको घर आने में थोड़ी सी देर हो गई थी, तो उनके दोस्त ने उनसे बोला कि वो उनके घर पे रुक जाए। उनके दोस्त का नाम आलोक था। आलोक भी काफी ज्यादा नशे में था। दोनों लोग नशे में एक दूसरे के साथ बात करते हुए आलोक के घर जा रहे थे। उनके मित्र आलोक के पास उनकी खुद की गाड़ी थी। पीछे चाचा बैठे हुए थे। नशे की वजह से आलोक को भी अपने घर का रास्ता समझ में आ नहीं रहा था, जिसकी वजह से वो लोग किसी जंगल के रास्ते में चले गए। अब वो जंगल का रास्ता कौन सा था, वो लोग किस रास्ते पे गए, इसके बारे में उन दोनों को भी आज तक नहीं पता। यहाँ तक कि वो लोग नशे में किस जगह पर गए, इसके बारे में वो लोग भी नहीं जानते हैं। रास्ता भटकने की वजह से वो लोग अंदर ही अंदर जंगल की तरफ जाते रहे। बाइक किस तरफ जा रही थी, उनका जाना किस तरफ हो रहा था, उन दोनों को कुछ भी याद नहीं। बस एक दूसरे को गालियां देते हुए अंधेरे की तरफ बाइक को चलाए जा रहे थे।
कुछ आगे जाकर बाइक में ईंधन खत्म हो गया, जिसकी वजह से उन लोगों को रात में वहीं पर ही फंसना पड़ा। उस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बारिश का भी हल्का फुल्का मौसम हो रहा था। बाइक को ढकेलने के लिए दोनों के शरीर में ताकत तक नहीं बची थी। प्यास भी लग रही थी और मदद के लिए वहां पर कोई था भी नहीं। इसी चक्कर में आलोक और महेश चाचा में बहुत गंदी सी लड़ाई भी हो गई कि वो नशे में उनको गलत जगह पर लेकर चले आए, और इसी बात पे वो लोग काफ़ी ज़्यादा बहस भी कर रहे थे। आलोक ज़्यादा नशे में था, इसलिए वो वहीं अपनी बाइक के पास बैठ गया और गुस्से में महेश चाचा जी ने उनको वहीं पर ही छोड़ दिया और कहा कि वो पैदल ही घर की तरफ चले जाएंगे। ये घटना तभी महेश चाचा जी के साथ घटी। आलोक वहीं अपनी बाइक के पास बैठा हुआ था और उन्होंने ये बताया था कि आखिरी दृश्य उनको ये याद है कि आलोक अपनी मोटरसाइकिल के साथ वहीं पर ही रोड पर सो गया था। वो अकेले उसी रास्ते से गुजरते हुए जा रहे थे जिस रास्ते से वो अभी मोटरसाइकिल से आए थे। नशे की वजह से उनके पैर चारों तरफ लड़खड़ा रहे थे, रोड के बीचों बीच चल रहे थे। थोड़ा बहुत सब चीज धुंधला दिखाई दे रहा था, सांस भी फूल रही थी, चलने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। अंधेरा बहुत ज्यादा था, किस तरफ जा रहे थे उनको ढंग से याद भी नहीं था, लेकिन रोड बनी हुई थी तो उसी रोड पे धीरे धीरे अपने कदम जमा के वो धीरे धीरे चलते जा रहे थे। वो उस जंगल के या फिर उस हिस्से के एकदम कोने पे आ गए थे जहां पर गाड़ियां आती जाती भी नहीं थी। जंगल एकदम सुनसान था, पूरा घना भी था, बस रोड ही दिखाई दे रही थी जो कि वो अंधेरे में देखने की कोशिश कर रहे थे। शाम की हल्की फुल्की रोशनी की वजह से रोड उनको दिखाई भी दे रही थी, गड्ढों से भरी हुई रोड। धीरे धीरे वो किस तरफ जा रहे थे उन्हें यह भी नहीं पता। कुछ आगे चलने के बाद उनको ऐसा महसूस हुआ कि उनके पीछे कोई चल रहा है, बहुत ही धीमे धीमे कदमों की आवाज में। उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था। जब वो पीछे घूम के देखे तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वो रोड पूरी खाली थी और वो धीरे धीरे उसी रास्ते पे जा रहे थे जिधर से उनको जाना था। फिर उसके बाद उनको हल्की फुल्की आवाज आई। उन्होंने अपने साइड में देखा तो एक छोटा सा बच्चा, उन्हीं की उम्र के लगभग, एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र करीबन 8 से 10 साल की थी, उनके बगल में चुपचाप जा रहा था। उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, ना ही कोई बात की, बस चुपचाप वो जा रहे थे। लेकिन उस बच्चे के चलने की रफ्तार में एक बहुत ही अजीब सी बात थी। चाचा जी जितना धीमे चल रहे थे वो भी उतना ही धीमे चल रहा था, और वो अगर अपनी चलने की रफ्तार बढ़ा रहे थे तो वो भी अपने चलने की रफ्तारों को बढ़ाए जा रहा था। पहले वो जिस तरफ मुड़ रहे थे वो बच्चा भी उसी तरफ ही मुड़ रहा था। ये चीज उनको काफी देर बाद ध्यान आई। फिर उन्होंने गुस्से में उससे एक बात बोली जिसकी वजह से शायद वो उनके पीछे लग गया। वो तुरंत उसकी तरफ घूमे। उन्होंने उससे बोला कि तू मेरा पीछा ही क्यों कर रहा है? चलना है तो मेरे साथ घर ही चल, यहाँ पर रात में अकेले क्या कर रहा है? ये बात उन्होंने बहुत गुस्से में बोली थी क्योंकि वो उस बच्चे से इरिटेट हो गए थे। और फिर थोड़ी देर बाद चाचा जी की नज़र उसकी आंखों में पड़ी, जो कि कोई सामान्य आंखें नहीं थी। वो हल्की सी चमक रही थी, सफ़ेद रंग की, जैसे कि वो कोई इंसानी बच्चा ना हो, लेकिन उसमें कोई भी अलग बात नहीं थी। वो एकदम नॉर्मल ही था, जैसे कि कोई इंसान का बच्चा होता है, लेकिन आंख में हल्की सी वो चमक। चाचा ने उस वक्त ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उनकी आंखें धीरे धीरे उसकी आंखों की तरफ गई तो उनको अजीब सी बेहोशी टाइप की होने लगी। वो पहले से ही नशे में थे, लेकिन उसको देखते ही उनका नशा पूरी तरह से गायब हो गया और डर ने दिमाग के ऊपर कब्जा कर लिया। उसके बाद उन्होंने उसे कुछ भी नहीं बोला। उनकी बहुत बड़ी ये गलती हो गई थी कि उन्होंने उसे घर चलने के लिए बोला। वो समझ ही नहीं पाए कि आखिर वो है कौन, कोई जिन, भूत, प्रेत या पिशाच, कुछ भी नहीं पता। वो चुपचाप अपने रास्ते की तरफ घूमे और चलते रहे। अब उन्होंने ये गलती कर दी थी कि उसे अपने साथ घर चलने के लिए बोल दिया था। वो बच्चा उन्हीं के पीछे पीछे घर की तरफ जा रहा था। वो जिस रास्ते में मुड़ रहे थे वो उसी रास्ते पे ही मुड़ रहा था, और अब उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। थोड़ा आगे जाने के बाद वो एक मेन रोड पर पहुंचे जहां आने जाने के लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं था। एक आदमी जा रहा था, उसके पास मोटरसाइकिल थी। चाचा ने उससे किसी तरह लिफ्ट मांगी और उस आदमी ने चाचा जी को बैठा भी लिया और वो घर की तरफ छोड़ने के लिए आ गए। तब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो वो बच्चा गायब हो चुका था पूरी तरह से। वो कहीं भी दिखाई नहीं दिया उनको, और फिर उनकी जान में थोड़ी जान आई। घर पहुंचे तब तक उनका नशा भी खत्म हो चुका था
और वो ये सोच रहे थे कि वो बहुत बड़ी मुसीबत से छूट कर आए हैं। घर के रास्ते जहाँ पर वो मोटरसाइकिल वाले ने चाचा जी को छोड़ा था, वहाँ से करीबन आधा किलोमीटर दूर हमारा घर पड़ता था। चाचा जी को वहाँ से पैदल घर आना था। पूरा गांव उस वक्त सो रहा था। सब लोग गहरे सन्नाटे में थे। गांव के बाहर हल्की फुल्की लैंटेन जल रही थी और बाकी सब अपने खटिया पे सो रहे थे। घर के बाहर कुछ लोग जग भी रहे थे जो चाचा जी को आते जाते देख रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ बात नहीं की। वो भी चुपचाप घर की तरफ जा रहे थे। आधा गांव तो यही समझ आता कि चाचा जी दोबारा शराब पी कर आए हैं और अगर कोई भी उन्हें बुलाएगा तो वो उनके घर के सामने बैठ जाएंगे और उनसे बात करने लगेंगे, इसलिए किसी ने उनसे बात नहीं की। चाचा जी चुपचाप घर की तरफ आ रहे थे। रात में कुत्ते उन्हें देख के भौंक भी रहे थे, लेकिन तभी अचानक से चाचा जी की नज़र दोबारा उन कुत्तों की तरफ गई। वो चाचा जी को नहीं, उनके पीछे भौंक रहे थे। जब उन्होंने पलट के देखा तो 400 से 500 मीटर दूर वही छोटा लड़का वो उनकी तरफ धीरे धीरे चलते हुए आ रहा था। ये चीज देख के वो हैरान हो गए। वो कुत्ते उसे ही देखकर भौंक रहे थे। चाचा जी को बहुत ज्यादा डर लगा। भागते हुए वो घर की तरफ आए और जितनी रफ्तार से वो घर की तरफ भागते हुए आ रहे थे, वो लड़का भी उन्हीं के पीछे आ रहा था और फिर वो घर के अंदर आए। हम सब वहीं पर ही थे, उनका इंतजार कर रहे थे। उस वक्त उनके पास कोई मोबाइल फोन भी नहीं था, इसलिए पिताजी और दादाजी भी जग रहे थे। घर पहुंचते ही माँ ने उनको खाना दिया और फिर वो सो गए। वो डरे भी हुए थे, लेकिन उन्होंने किसी को कुछ भी नहीं बताया। सबको उनकी हालत थोड़ी सी अजीब लगी। इस बार उन्होंने कोई भी तरह की बात नहीं की, चुपचाप आए, खाना खाया और अपने बिस्तर पर जाके सो गए। हम सब यही सोच रहे थे कि हो ना हो उन्होंने शायद उस दिन शराब नहीं पी हुई थी, लेकिन हम लोग को क्या पता था कि वो अपने साथ किसी काली शक्ति को लेकर घर चले आए थे। जिस रात चाचा जी आए थे सब कुछ एकदम शांत था। मौसम बहुत हल्का फुल्का सा खराब था, लेकिन बारिश होने की संभावना नहीं थी। घर पे सब सो रहे थे। रात के उस वक्त 1 या 2 बज रहे होंगे। चाचा जी अचानक अपने कमरे में चिल्लाने लगे। उनके चिल्लाने की आवाज इतनी तेज थी कि पूरा घर एक ही बार में उठ गया था। उठते ही सब उनके कमरे की तरफ भागे। वो खिड़की की तरफ देख के चिल्ला रहे थे। सबने उनसे पूछा कि आखिर क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि उनको एक बच्चा खिड़की पे दिखाई दे रहा है, जो कि खिड़की से अंदर झांकते हुए उन्हें देख रहा था। उस बच्चे की आंख सफेद रंग की चमक भी रही थी। सबने जब दोबारा खिड़की की तरफ देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। पिताजी ने भी बाहर जाके घर के चारों तरफ देखा, लेकिन उनको कोई भी दिखाई नहीं दिया। दूर दूर तक सब कुछ एकदम सुनसान था और आधा गांव तो सो ही रहा था। चाचा जी की इस चिल्लाहट की वजह से हम सब बहुत ज्यादा डर गए थे। उनको एक अजीब सा वहम हुआ था और इस बात को हम सब लोगों ने मान लिया था। उन्होंने बताया कि वो बच्चा मेरा जंगल से पीछा कर रहा है। जब दादाजी ने पूछा कि तुम किस जंगल की बात कर रहे हो, तो उन्होंने पूरी बात बताई, लेकिन हमें अभी भी यही लग रहा था कि वो नशे में है, इसलिए वो बहकी बहकी बातें कर रहे हैं और उनके पास से शराब की बदबू भी आ रही थी। तो सबने उन्हें बस डांट के सुला दिया। उस वक्त चाचा जी के साथ पिताजी भी सो गए थे ताकि वो रात में डरे ना। इस बार पिताजी और दादाजी दोनों बहुत ज्यादा गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि इसके बारे में अब सुबह चाचा जी से बात करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे घर का माहौल खराब होता जा रहा था। अगले दिन सुबह जब चाचा जी होश में आए और वो जग गए तो हम लोगों ने उनसे बात की। उन्होंने बताया उन्हें रात की कोई भी घटना याद नहीं है। हमने उन्हें बताया भी कि वो चिल्ला रहे थे और अजीब अजीब बातें कर रहे थे कि कोई बच्चा उनका पीछा कर रहा है। उनको यह सब कुछ याद ही नहीं था। नशा इतना ज्यादा था कि वो ये भी भूल गए कि वो अपने दोस्त आलोक को वहां जंगल में छोड़ के चले आए थे। उन्होंने अगले दिन आलोक से मिलने की कोशिश भी नहीं की थी और उस दिन के बाद से शायद आलोक की और उनकी बात भी नहीं हुई। चाचा जी दोबारा सामान उठा के बाहर जा रहे थे। पिताजी ने उन्हें बैठाया और उनसे बात करने की कोशिश की, पर हर बार की तरह वही हुआ। दोबारा वो लड़ाई करने लगे और बोलने लगे कि मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, और फिर यही लड़ाई करके वो दोबारा अपने सेम रूटीन की तरह चले गए। इस बार पिताजी और दादाजी ने यह डिसाइड किया कि अब वो चाचा जी को समझाना बंद कर देंगे और उनको उनके हाल पर छोड़ देंगे। चाचा जी ने ये बताया था कि जब वो उस दिन लड़ाई करके घर से बाहर निकले थे तो अपने दोस्त से मिलने की कोशिश करने गए थे, लेकिन उनका दोस्त उस रात घर पहुंचा ही नहीं था। वो कहाँ था उन्हें ये भी याद नहीं, वो किस जंगल के हिस्से में था उन्हें कुछ भी याद नहीं है। उनका दोस्त 2 से 3 दिन बाद अपने घर पहुंचा और उनको भी कुछ याद नहीं था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नशे में थे। चाचा जी उस बच्चे की बात और उस धूम छल्ले की बात भी एकदम भूल चुके थे। अगले दिन फिर वैसा ही कुछ हुआ। वो दोबारा अपने किसी और दोस्त के साथ शराब पी के उसी रास्ते से घर की तरफ आ रहे थे जिस रास्ते से वो रोज आया करते हैं।
वो चुपचाप आगे आगे चल रहे थे। तभी एक खेत में से एक बच्चा तुरंत उनके सामने आया। रात का अंधेरा था। उन्होंने तुरंत उस बच्चे को देखा और अपनी पिछली रात के सारे वाक्य उन्हें दोबारा याद आ गए। वो बच्चा फिर उनके सामने आके खड़ा हो गया और धीरे धीरे चाचा जी की तरफ बढ़ता हुआ चला आ रहा था। चाचा जी वहीं पर ही चुपचाप खड़े थे। उस बच्चे ने उन्हें कुछ भी नहीं बोला। वो बस उनसे 2 मीटर दूर आके खड़ा होकर उन्हें देख रहा था। चाचा जी ने चिल्ला के और रो के उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने एक शब्द नहीं बोला। उसकी चमकती हुई आंखों में वो लगातार देख रहे थे। उसके बाद वो वहां से भाग गए। भागते वक्त जब वो पीछे मुड़ के देख रहे थे तो वो बच्चा उनके पीछे ही था, लेकिन वो पैदल ही चल रहा था। चाचा जी के भागने की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा तेज थी, लेकिन वो जितनी बार भी पीछे मुड़कर देख रहे थे वो उनसे करीबन 4 से 5 मीटर की दूरी पर ही था, वो भी बिना भागे। वो समझ गए थे कि वो बच्चा उन्हें मार डालेगा। वो कोई आम बच्चा नहीं है, वो कोई रूह है। वो भागते हुए फिर किसी तरह घर आए और घर की तरफ जब वो भागते हुए आ रहे थे तो वो बच्चा घर के सामने तक भी आया था और वो उसे देख रहे थे। जैसे ही वो चिल्लाने लगे, पिताजी और दादाजी घर के बाहर गए। उन्होंने देखा कि चाचा जी अंधेरे की तरफ देख के जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। इस बार पूरा गांव भी उड़ गया था, क्योंकि वो चिल्लाते हुए भागते हुए घर की तरफ आए थे। जब वो अंधेरे की तरफ देख रहे थे तो उनको एक बच्चा दिखाई दे रहा था, जो कि हम में से किसी को भी नहीं दिखाई दे रहा था। वो बार बार उस बच्चे की तरफ देख के बोल रहे थे कि ये पिशाच मेरा पीछा कर रहा है, ये मुझे मार डालेगा। उसकी आंखें चमक रही हैं, वो एक बच्चा है। लगातार बस यही चीज दोहराए जा रहे थे और अंधेरे में किसी को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। कई लोगों ने टॉर्च लेके और लैंटेन लेके वहां पर जाके देखने की कोशिश भी की, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं दिखा। वो इतना ज्यादा डर गए थे कि वो वहीं पर ही बेहोश हो गए और फिर उनको लेके हम लोग दोबारा घर के अंदर आए। वो घबरा रहे थे। रात के अंधेरे में भी उनको वही बच्चा बार बार नजर आ रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो खिड़की की तरफ से झांक के उन्हें देखने की कोशिश कर रहा है। जब चाचा जी की हालत धीरे धीरे खराब होने लगी तो उनको एक वैद्य को दिखाया गया। वैद्य ने बोला कि ज़्यादा शराब पीने से इनके दिमाग पर काफ़ी बुरा असर पड़ा है और ये बहुत ज़्यादा डर गए हैं। लेकिन बात कुछ और ही थी। दादी को इन सब बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। दादी को ये लगा कि चाचा जी के ऊपर किसी प्रेत का साया है, तो उन्होंने वही किया जो आमतौर पर गांव पे रहने वाला हर पुरानी और बूढ़ी सोच का एक आदमी करता है। उन्होंने अपने गांव के तांत्रिक से बात की। तांत्रिक ने फूंक के और कोई पूजा करके एक तावीज चाचा को पहनाई, जिससे कोई भी फायदा नहीं हुआ। उनकी तबीयत दिन पर दिन और खराब होती गई। रात में जोर जोर से चीख के उठ जाते थे। कहते थे कि वो बच्चा उनकी छाती पर आके बैठा है। कभी कभी कहते थे कि कमरे के कोने में खड़ा होकर वो उन्हें देख रहा है। पापा जी, मेरे पिताजी अक्सर चाचा जी के साथ ही रहा करते थे जब से उनकी तबीयत खराब होना चालू हुई, लेकिन वो अचानक से रात में उठ के दरवाजे के कोने की तरफ देखा करते थे। पिताजी भी उठ के जब चाचा जी से पूछते थे कि क्या हुआ, तो वो इशारा करते थे कि वो देखो मुझे देख रहा है, उसको यहाँ से भगाओ। लेकिन पिताजी को कोई भी दिखाई नहीं देता था, वो बस चाचा जी को ही दिखाई देता था। इसी तरह उनको हर तांत्रिक, डॉक्टर, सबको दिखाया गया। जिन जिन तांत्रिक ने उन्हें देखा वो यही बोलते थे कि इनके ऊपर कोई काला साया है। एक तांत्रिक ने उस धूम छल्ले के बारे में भी बताया था, लेकिन उससे पीछा छुड़ाने का मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन उससे पीछा कैसे छुड़ाया जाए, कोई भी इस बात पर मदद नहीं कर पा रहा था। सब अपने अपने हिसाब से विधि बता रहे थे। कोई तावीज दे रहा था, कोई कुछ पूजा करने के लिए बोल रहा था। लेकिन चाचा जी की सेहत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। वो दुबले होते जा रहे थे। आंखें और गाल चेहरे के अंदर घुसे जा रहे थे। चेहरा काला होता जा रहा था और सारी तबीयतें और उल्टियां भी हो रही थी। और रात के अंधेरे में वो धूम छल्ला उन्हें लगातार दिखाई देने लगा था। वो रात रात भर सो के उठ जाते थे। कहते थे कि वो उन्हें अपने साथ चलने के लिए बोल रहा है और वो इसी डर में ही रहा करते थे। हमें कुछ भी विश्वास नहीं हो रहा था उनकी बातों पर, लेकिन हम अपनी तरफ से जो कुछ भी कर पाए थे सब कुछ कर रहे थे। लेकिन एक रात ऐसा कुछ हुआ जो हमें चाचा जी पर विश्वास करने पे मजबूर करने लगा। चाचा जी एक बार अपने कमरे में अकेले सो रहे थे। पिताजी किसी काम से बाहर गए हुए थे और तभी अचानक से चाचा जी के कमरे में अजीब सी आवाज आई। सब सो रहे थे। दादाजी उठे और उन्होंने देखा तो उनके कमरे में उनको उनकी छाती पर बैठे हुए एक हवा दिखी थी। एक काली हवा जो कुछ ही सेकंड में देखते ही गायब हो गई थी। जब वो भाग के चाचा जी के पास गए तो उन्होंने देखा कि उसके पंजों के निशान उनकी छाती पर बने हुए हैं और वो निशान भी धीरे धीरे गायब हो रहे थे। फिर ये बात दादाजी ने सबको बताई और सबको इस बात पर विश्वास हुआ कि चाचा जी जो कुछ भी बोल रहे हैं और देख रहे हैं वो पूरा सच है। जब ये बात दादी को पता चली
तो उन्होंने वही किया जो उन्हें करना चाहिए था। गांव के तांत्रिक के पास गए और जो कुछ भी घटना घटी तांत्रिक को सब कुछ बताया। तब तांत्रिक ने ढंग से विचार किया और सारी चीज़ों को देखा तो पता चला कि ये कुछ नहीं, धूम छल्ले का कहर चाचा जी के ऊपर बरसा है। उसने पकड़ लिया है उनको। चाचा जी ने उससे साथ चलने के लिए बोला। अब जब तक चाचा जी खत्म नहीं हो जाएंगे या उनकी मृत्यु नहीं हो जाएगी, वो जीवन भर उन्हीं के साथ रहेगा। उससे पीछा छुड़ाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। वो समय समय पे आता रहेगा और उन्हें अपने साथ ले जाने की कोशिश करेगा, अजीब अजीब तरीक़ों से डराने की कोशिश करेगा। तबीयत खराब होने लगेगी, धीरे धीरे शरीर का खून कम होता जाएगा, अजीब अजीब चीज़ें दिमाग पे हावी होने लगेंगी, काली शक्तियाँ, काली काली परछाइयाँ, सब कुछ दिखाई देने लगेगा। जब दादी को उस तांत्रिक ने ये सारी बातें बताई तो दादी बहुत ज़्यादा डर गई थी और रोने भी लगी। और धीरे धीरे घर के सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। किसी को कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। तांत्रिक ने अपने हिसाब से और भी तावीज़ें बना के दी, कई विभूतियाँ भी दी, कई अलग अलग जगह जाके माथा टेकने को बोला और हर वो चीज़ करने को कही जिससे धूमछल्ले से पीछा छुड़ाया जा सके। लेकिन वो उस तांत्रिक की शक्तियों से ज़्यादा मजबूत था। उसने ये बताया कि जब तक चाचा जी को वो लेकर नहीं जाएगा तब तक उनके साथ यही सब घटनाएं घटती रहेंगी। चाचा जी की तबीयत खराब होना चालू हो गई थी। कभी कभी हमें भी ऐसा एहसास होता था कि उनके पास से कोई गुजर के गया है, उनके बगल में कोई बैठा हुआ है। रात में उनके कमरे में से किसी के चलने की भी आवाज़ें आती थी जब चाचा जी सो रहे होते थे। एक बार तो जब चाचा जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और वो चारपाई से उठ भी नहीं पा रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि उनके कमरे में कोई बार बार घूम रहा है, उनसे बात करने की कोशिश कर रहा है, उनको मारने की कोशिश कर रहा है। ऐसी अजीब अजीब आवाज़ें आती थी। हम सब उनके कमरे के पास ही बैठे रहते थे। उनको हमेशा ऐसा लगता था कि कोई उनका गला दबा रहा है, कमरे के कोने में कोई अक्सर बैठा हुआ है। अब हमें भी ये सब चीज़ लगने लगा था। घर में बहुत ही ज़्यादा पूजा हुई लेकिन कुछ भी असर नहीं पड़ा। सच हम सब जानते थे लेकिन हम फिर भी लड़ने की कोशिश कर रहे थे। डॉक्टर, वैद्य, तांत्रिक, जिसको दिखा सकते थे उसको दिखाया लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। धीरे धीरे उनकी तबीयत खराब होती गई। हम सब अब ये चीज़ मान चुके थे कि अब चाचा जी बचने वाले नहीं हैं। सच्चाई हम सबको पता थी। हम सब बस उनके मरने का ही इंतज़ार कर रहे थे। धीरे धीरे उनका शरीर पतला होता गया, शरीर से खून सूखता गया, आंखें, गाल चेहरे के अंदर घुसने लगे, हाथ पैर पतले हो गए थे। बस ऐसा ही लग रहा था कि उनकी हड्डी के ऊपर एक पतली सी मांस की परत जमी हुई है। वो एकदम से गायब हो चुके थे। एक कंकाल, जिंदा कंकाल जो कि उनके बिस्तर पर लेटा हुआ था। उनकी हालत देख के हम सब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। और आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन चाचा जी की मृत्यु हो गई। उनका अंतिम दिन मुझे आज भी याद है। उनके शरीर में एक भी मांस नहीं बचा था। बस ऐसा लग रहा था कि हड्डी पे एक चमड़े की पतली सी परत जमी हुई है। हम सब बहुत ज़्यादा परेशान थे। हमारी ये लड़ाई करीबन 1.5 साल तक चली। जब से चाचा जी की यह हालत ख़राब होना चालू हुई थी, घर में काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा भी आने लगी थी। सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता था। हर कमरे में अजीब सी बदबू आती थी, घुटन सी होती थी। लगता था कि रात में सबके सोने के बाद कोई जगता है जो कि पूरे कमरे में टहलता है और एक एक करके सारी चीज़ें अजीब सी हो रही थी। घर में से एकदम खुशियाँ गायब हो गई थी और सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अजीब होने लगा था। चाचा जी के जाने का हम सबको गम था लेकिन उनके जाने के बाद घर में सब कुछ थोड़ा बहुत ठीक होता गया। इससे हमें ये पता चल गया कि चाचा जी की आत्मा के साथ उस धुम छल्ले की रूह भी यहाँ से चली गई है और अब हम कभी भी उसके बारे में बात नहीं करते हैं। हम काफ़ी ज़्यादा परेशान भी रहे थे बहुत दिन। इस घटना के बारे में पूरे गांव में चर्चा थी। अब कभी भी कोई रात में किसी भी चुपचाप या सुनसान जाते हुए बच्चे को, औरत को या आदमी को आवाज़ नहीं देता है। सब चुपचाप बस निकल जाते हैं। कई बार धुम छल्ला किसी को दिखा भी है। ऐसी अफवाहें मुझे सुनने में आई थी लेकिन इसके पीछे सच था या झूठ ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन हमारे घर में घटी ये घटना इस बात का सबूत है कि वो धुम छल्ला आज भी बाहर है जो घूमा करता है। तो दोस्तों, ये थी मेरे व्यूअर के द्वारा भेजी गई घटना। धुम छल्ले के बारे में मैंने काफ़ी रिसर्च किया पर मुझे कोई ज़्यादा वीडियो या फिर कोई स्टोरी नहीं मिली। इनके द्वारा भेजी गई इस घटना को मैंने अपने तरीके से बताया है क्योंकि घटना इन्होंने काफ़ी छोटे फॉर्म में भेजी थी। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक भी करिएगा।
मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।